हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज आप लोगों का क्या है, मॉडल थर्ड है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए आज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का मॉडल यानी प्रैक्टिस सेट आपका थर्ड है। तो देखिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि जो जीवाणु हैजा फैलाते हैं उस जीवाणु का नाम है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो है, मतलब बीमारी जो फैलाते हैं उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो हैजा फैलाने जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेब्रियो कॉलेरी बोलते हैं। इसका हमने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दिया है, वेब्रियो कॉलेरी बोलते हैं। कौन से, जो हैजा फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि खनिज तत्व नहीं है। यहाँ नहीं है शब्द पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि खनिज तत्व नहीं है, यानी निम्न में से है आपका कि इसमें कौन सा जो है खनिज तत्व यानी मिनरल्स नहीं है। तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन आपका है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है जिंक और चौथा ऑप्शन है कैलोरी। तो याद रखिएगा खनिज तत्व कौन सा नहीं है, तो कैल्शियम आपका खनिज तत्व है ही, आयोडीन भी है, जिंक भी है, और ये क्या है, कैलोरी जो है, कैलोरी का मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपका पोषक तत्व में आएगा, न कि क्या है, खनिज तत्व में आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन से भी बन सकता है स्टूडेंट कि जो आयोडीन है तो वो कैसा मतलब खनिज तत्व है। ठीक है, अभी हमने कल आपको क्लास में बताया था जो कि मेजर यानी मुख्य खनिज तत्व कौन कौन सा था, तो कैल्शियम था, पोटेशियम था, फास्फोरस था, सोडियम था। ये सब क्या थे आपके, मतलब मेजर माने मुख्य खनिज तत्व थे। और उसी तरह से क्या है, ट्रेस, ट्रेस मतलब कि जो कम मतलब उनसे जो है छोटा हो, गौड़ जिसको हम बोलते हैं। तो आयोडीन जो है कैसा खनिज तत्व है, तो आपको उसमें ऑप्शन में रह सकता है कि मुख्य खनिज तत्व है या फिर क्या है, ट्रेस खनिज तत्व है। तो याद रखिएगा कि आयोडीन क्या है, आपका ट्रेस खनिज तत्व है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एनीमिया के समय आरबीसी की संख्या, ठीक है, एनीमिया के समय आरबीसी की संख्या क्या होती है। आपका ऑप्शन ए है कम हो जाती है, ऑप्शन बी है अधिक हो जाती है, ऑप्शन सी है समान है, और ये ऑप्शन डी होता है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि एनीमिया के समय क्या होती है, जो आरबीसी का मतलब क्या हुआ, रेड ब्लड कार्प सेल्स होता है स्टूडेंट। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्प सेल्स होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका बोलते हैं। तो ये क्या होगा, जब एनीमिया कंडीशन हो जाती है तो उस समय क्या होता है, आरबीसी की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त होता है। ऑप्शन ए है 2 लीटर, ऑप्शन बी है 4 लीटर, ऑप्शन सी है 5 लीटर, ऑप्शन डी है 10 लीटर। तो याद रखिएगा कि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है, तो 5 लीटर ब्लड होता है। कभी कभी क्या होता है, ये 5 लीटर न देकर स्टूडेंट वहाँ पे क्या होता है 6 लीटर दे देगा, मतलब ए ऑप्शन दे दिया 3 लीटर, बी ऑप्शन 4 लीटर, सी ऑप्शन 6 लीटर और डी ऑप्शन दे दिया 10 लीटर। तो याद रखिएगा कि अगर आपको 5 लीटर ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हम 6 लीटर पे जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, आपका 5 लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, मधुमेह रोग में अल्प मात्रा में स्राव होता है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति डायबिटीज, मधुमेह का मतलब क्या हुआ, डायबिटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मधुमेह को और क्या बोलते हैं, चीनी वाली बीमारी भी बोलते हैं। तो डायबिटीज की कंडीशन में जो है, मतलब किसका जो है मात्रा जो है कम मात्रा में स्रावित होता है। तो पहला ऑप्शन है वसा, तो वसा का तो स्राव होता ही नहीं है, इसलिए ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। प्रोटीन, इसका भी स्राव नहीं होता है। इंसुलिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन के अल्प स्राव से ही क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। यानी जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है, वही लास्ट में होते होते क्या होता है, डायबिटीज का इंसान पेशेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि मधुमेह रोग किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका कार्बोज के चयापचय से, ऑप्शन बी है प्रोटीन के चयापचय से, ऑप्शन सी है ग्लूकोज के पाचन से संबंधित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि मधुमेह रोग यानी डायबिटीज जो है वो किसके मतलब किसके पाचन से संबंधित होता है, तो याद रखिएगा कि कार्बोज के चयापचय से जो है संबंधित होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हमने लिख दिया है स्टूडेंट, आंत। ठीक है, यानी इंटेस्टाइन जो होता है वो टाइफाइड में क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या है नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। ये क्या है, ये जितने भी जो है बीमारी हैं वो सिर्फ प्रोटोजोआ को छोड़कर, ठीक है, जितने भी ये जो है बीमारी है वो सब क्या है, आपकी बैक्टीरिया जनित बीमारी होते हैं।
तो कौन सा किस बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है ये हमने एक जगह लिख दिया है, ताकि आपको आपको याद करने में क्या होगी, सुविधा हो जाएगी। और इससे भी मतलब एग्जाम में क्या है, हर एग्जाम में आपका ये बीमारी से संबंधित कौन सा मतलब बैक्टीरिया जनित बीमारी है, कौन सा क्या है आपका वायरस जनित बीमारी है, तो ये आपको क्वेश्चन हमेशा हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या, ये आज आपका पूरा जो है बैक्टीरिया से संबंधित जो है बीमारी है उसको हमने एक जगह कर दिया, ताकि आपको याद करने में क्या हो, सुविधा हो जाए। तो देखिए पहला क्या है आपका क्षय रोग। क्षय रोग जो है वो किससे, मतलब क्षय रोग जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं स्टूडेंट। तो क्षय रोग जो है वो किससे होता है, तो याद रखिएगा कौन सी बैक्टीरिया से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम से होता है। क्षय रोग जो है किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम से होता है। दूसरा है आपका निमोनिया। निमोनिया जो होता है वो किस बैक्टीरिया से होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। देखिए इसका इंग्लिश भी हम लिख कर आते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे बीए के हैं जिनका इंग्लिश नहीं है, तो उनको क्या होता है, अगर हम इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते हैं तो उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने क्या किया, उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में ही लिख दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग को चाहे वो मतलब बीकॉम के बच्चे हों या बीएससी के बच्चे हों या बीए के हों, उनको याद करने में क्या हो, मतलब कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, ठीक है। तो निमोनिया जो है वो किस बैक्टीरिया से होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। अगला है आपका हैजा। हैजा भी हमने बताया, हैजा जो है वो किससे होती है, तो विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होती है। पेचिस या अतिसात, ये याद रखिएगा कि पेचिस या अतिसात जो है वो क्या है, प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ है, वो आपका सिगेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, तो साल्मोनेला टाइफी से होता है। ये आप लोगों को तो हम जब जल में पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, जल चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तो उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि टाइफाइड जो है, पेचिस है, डायरिया है, तो कौन कौन से बैक्टीरिया से, तो डिटेल लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि टाइफाइड जो है किससे होता है, तो साल्मोनेला टाइफी से होता है। कुष्ठ रोग जो होता है, कुष्ठ रोग जो है किससे होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। कुष्ठ रोग जो है किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। फिर है अगला है आपका टिटनेस। टिटनेस जो है कौन सी बैक्टीरिया से होता है, तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी से होता है। क्या पढ़ेंगे, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी से कौन सा बीमारी होती है बैक्टीरिया से, टिटनेस होता है। फिर है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है वो किस बैक्टीरिया से होती है, तो याद रखिएगा कि कार्नियोबैक्टीरिया डिप्थेरी से होता है। कार्नियोबैक्टीरिया डिप्थेरी से क्या होता है, आपका डिप्थीरिया होता है। फिर क्या है, प्लेग रोग। प्लेग रोग जो है किससे होता है, तो पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, डाइट मीन्स क्या होता है, यानी पथ्यापथ का अर्थ क्या होता है। तो स्टूडेंट आप देख लीजिएगा, हम जब पेपर सॉल्व कराए थे तो उस समय आंसर आपको संतुलित आहार बताए थे, लेकिन कल या परसों के क्लास में जो है उसका हम बता दिए कि आहार नियोजन का नियम। नहीं, डाइट्स का मतलब क्या होता है, पथ्यापथ का मतलब क्या होता है, संतुलित आहार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या है, इसको संशोधन कर लीजिएगा। पथ्यापथ का अर्थ क्या होता है, संतुलित आहार होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसे ये क्या है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, जो कि आपको क्या है 6 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके स्टूडेंट, जो डिटेल लेक्चर पढ़े हैं स्टूडेंट उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिनके पास समय अभाव कम था, ठीक है, और जिनको क्या है चैनल का पता नहीं था, तो वो बच्चे क्या है अब तो डिटेल स्टडी का उनको पास समय नहीं है, लेकिन आप अभी भी आप लोगों को हमने आज क्या है एमसीक्यू का ये चौथा क्लास है स्टूडेंट, ठीक है। एक जो वीडियो पड़ा हुआ है आपका यूनिट 4 करके है कि संपूर्ण मतलब संपूर्ण अध्ययन का जो है एक जगह वीडियो है, यूनिट 4 का जो है संपूर्ण संग्रह एक जगह, उसमें भी हमने क्या किया, एमसीक्यू चलाया है। और पहला फर्स्ट मॉडल था, सेकेंड मॉडल, आज क्या है मॉडल 3 है स्टूडेंट, और कल आपका क्या रहेगा, मॉडल 4 रहेगा। कल जो है कल भर आप लोगों का क्या है को करिकुलर का हम ये संडे तक आप लोग को दे देंगे, ताकि मंडे के बाद आप लोग को एग्जाम देने में कोई वो कठिनाई ना हो, आप लोग अच्छे से अपना पेपर कर सके, ठीक है। एक दिन आप लोग को रेस्ट देंगे, तभी क्या होगा, आप मतलब रिवीजन आप अच्छा से कर लेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, और ये आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे आप एक जगह अगर आपके पास समय है तो इसको आप एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके हर कंपटीशन में काम देगा। जो अभी आप लोग 17 फरवरी की जो पुलिस की जो भर्ती होगी, भर्ती वाली जो परीक्षा है, तो उसमें भी क्या होता है बैक्टीरिया जनित जो है रोग पूछा जाता है। तो जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो वो भी मतलब इसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन है, उसे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।
आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों से एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करके अगर कहीं आप लोगों को कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट के जरिए क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट एक बार आप लोग यहाँ पर चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप लोग 6 सेमेस्टर यहाँ पे क्या है, फ्री एंड कॉस्ट आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। और यहाँ पे क्या है, आप लोगों को बेसिक से बेसिक चीज़ों को मैं बताती हूँ ताकि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, आगे कोई भी दिक्कत ना हो। याद रखिएगा कि ये को करिकुलर जो है आपका सिर्फ यहीं तक नहीं काम देगा, आगे आप भविष्य में कभी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये को करिकुलर का सिलेबस मान कर चलिए वहाँ पे आपका 50% जो है भूमिका निभाएगा स्टूडेंट। यानी 50% की तैयारी जो है आपकी यहीं से, इसी चैनल से हो जाएगी स्टूडेंट। तो जो बच्चे हमारे नए हैं, जो बच्चे पुराने हैं तो वो ऑलरेडी जानते ही हैं कि मतलब यहाँ पे क्या सेकेंड सेमेस्टर भी पढ़ा दिया गया है, यानी पहले से आप लोग अपना सेकेंड सेमेस्टर यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप लोग प्ले लिस्ट के जरिए जो रेड कलर का थंबनेल है तो वो क्या है, आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का है। सेकेंड सेमेस्टर में को करिकुलर पेपर जो है आप लोगों का रहेगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जिसको हम हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये आप लोगों का पहले से यूट्यूब पर जो है अवेलेबल है स्टूडेंट। आप लोग क्या करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप प्ले लिस्ट पे आप जाइए, प्ले लिस्ट के जरिए क्या करेंगे, आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का जो है पूरा जो है क्लास आप लोग शुरू से ही, जैसे आप मेजर और माइनर की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उसी तरह से आप स्टार्टिंग से ही एक एक चैप्टर, वहाँ पर भी मैंने क्या किया, एक एक चैप्टर को पढ़ाया है और एक एक चैप्टर का क्या है, आप लोगों को एमसीक्यू वहाँ पर सॉल्व करा दिए गए। तो उससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आने वाला है और आप लोगों का क्या है, कॉन्सेप्ट भी बिल्ट होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर ये काम करिए और वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि सभी बच्चे क्या है, को करिकुलर के बारे में जान सके। क्योंकि बहुत से कॉलेजेज में क्या होता है, को करिकुलर की जो है पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिससे बच्चों को बहुत परेशानी होती है। और जो आप लोग सीरीज लेते हैं स्टूडेंट, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे आंसर जो है आप लोगों का गलत रहता है। ये क्या है, ये आपका अनिवार्य पेपर है, इसमें स्टूडेंट सभी लोगों को क्या है, पास होना जरूरी होता है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप लोगों को क्या है, रिजल्ट रोक दिया जाएगा। फिर फर्स्ट सेमेस्टर जो आप फेल हुए तो फिर क्या हुआ, आप सेकेंड नहीं, फिर 1 साल के बाद फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर का जो नए बच्चे जो एग्जाम देंगे तो फिर बैक लगने के बाद क्या होगा, फिर से आप लोगों को 1 साल का वेट करने के बाद तब आप लोगों को करिकुलर देना पड़ेगा। यानी जब तक आप को करिकुलर के एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप लोगों का रिजल्ट जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए सभी को पास होना जो है को करिकुलर में ज़रूरी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका है क्वेश्चन, आपका क्या है, रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है। यानी जो हाइपरटेंशन, रक्तचाप का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, हाइपरटेंशन का जो रोगी है, यानी हाई ब्लड प्रेशर का जो रोगी होता है, उसको मतलब क्या 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 चीज़ें जो है वर्जित होती हैं, यानी क्या क्या चीज़ों का सेवन वह व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए है आपका बीड़ी सिगरेट, ऑप्शन बी है मांस, ऑप्शन सी है घी और ऑप्शन डी है ये सभी। तो याद रखिएगा कि जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के जो रोगी होते हैं तो उनको क्या है, बीड़ी सिगरेट भी मना होता है, मांस भी मना होता है और क्या है, घी भी मना होता है। लेकिन इसके अलावा क्या क्या चीज़ें मना होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि वह व्यक्ति जो है, जो हाई ब्लड प्रेशर का जो व्यक्ति होता है वो क्या है, अपने खाने में ज़्यादा नमक का सेवन नहीं कर सकता है। और एक चीज़, एक नॉलेज की बात और आपको मैं बता देना चाहती हूँ स्टूडेंट की, याद रखिएगा कि जो है, जो भी व्यक्ति जिनके घर में भी बुजुर्ग होते हैं तो एक एज के बाद क्या होता है, सभी को जो है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने दैनिक जीवनचर्या में सेंधा नमक का अगर यूज करें तो ये ऐसी जो खतरनाक जो बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब जो आता है, तो अगर हम दैनिक जीवन में सेंधा नमक का यूज करें तो ये सारी बीमारियों से क्या है, हम निजात पा सकते हैं। आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा, आपका क्या है, शुगर भी कंट्रोल रहेगा, मतलब ये थायराइड भी कंट्रोल रहेगा। बहुत सारी बीमारियों को क्या है, आपका सेंधा नमक जो है मतलब क्या है, कम करता है स्टूडेंट। यानी कि मान कर चलिए कि जो समय से पहले जो बीमारियां हो जा रही हैं वो क्या है, वो इतनी जल्दी नहीं होंगी। और क्या है, आपको मतलब जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको बीपी की गोली नहीं खानी पड़ेगी। जो थायराइड के जो पेशेंट है उनका थायराइड भी क्या होगा, कम होता जाएगा।
ठीक है। तो आप लोगों से मतलब ये क्या है, एक नॉलेज की चीज़ है, तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि अपने खाने में क्या है, अगर आप सेंधा नमक का आप यूज़ करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से क्या है आप बच सकते हैं। ये दिमाग में मत डालिएगा कि सेंधा नमक में क्या है आयोडीन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। सेंधा नमक में आयोडीन भी होता है, जिससे क्या होता है शारीरिक और मानसिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट भी जो है आपका अच्छा होता है। ठीक है स्टूडेंट? तो आइए स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया कि रक्तचाप में क्या है, तो बीड़ी सिगरेट बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मांस मछली घी ये सब बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और एक एक ही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछ सकता है कि हाइपरटेंशन में जो है मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसका ऐसे सिस्टोलिक को हमेशा क्या होता है 120/80 करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है mmHg में हम करते हैं। ठीक है, जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को क्या होता है हम ऐसे लिखते हैं। ये जो है आपका जो है ये आपका ऊपर वाला क्या होता है सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला क्या होता है डायस्टोलिक होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उच्च रक्तचाप के लक्षण है। ठीक है, यानी हाइपरटेंशन के क्या क्या लक्षण है, तो ऑप्शन ए है आपका चक्कर आना, ऑप्शन बी है उल्टी होना, ऑप्शन सी है सर दर्द और ऑप्शन डी है सभी। तो याद रखिएगा कि हाइपरटेंशन के क्या है, ये सभी लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति जो है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का जो शिकार होता है, तो उसको क्या होता है जब ज़्यादा उसका बीपी बढ़ जाता है यानी 150 से ऊपर हो जाता है स्टूडेंट, तो उस व्यक्ति को क्या होता है चक्कर आता है, उल्टी होती है। ठीक है, उसका सर भी दर्द करता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है भार का बढ़ जाना, तो ये होता ही है। हार्मोन्स परिवर्तन भी होता है, ये भी आपका सही है। परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका टीकाकरण है। टीकाकरण है, पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक प्रतिरक्षा, दूसरा ऑप्शन है अर्जित प्रतिरक्षा, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो वैक्सीनेशन होता है वो क्या है प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी है और अर्जित प्रतिरक्षा भी है, यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए बहुत से लोग ये समझते हैं स्टूडेंट कि टीकाकरण कराने से क्या होता है वो बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा गलत है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि टीकाकरण कराने का यानी वैक्सीनेशन कराने का एक फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट कि अगर उस व्यक्ति को या किसी बच्चे को अगर वो बीमारी होती है तो वो क्या है नॉर्मल मेडिसिन से कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन टीकाकरण कराने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बीमारी नहीं होती। तो याद रखिएगा कि टीकाकरण कराने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, मानी ब्रेन मस्तिष्क ज्वर हो गया, तो जिसको अगर मेनिंजाइटिस का टीका जो है बचपन में अगर नहीं लगा है, अगर उसको बड़े होने पर उसको मस्तिष्क ज्वर होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि बचपन में जो टीका लगता है तो वो बहुत होगा। अब तो मान लीजिए सरकार ने भी बहुत सारी जो टीकाकरण जो है फ्री चला दिया है। पहले क्या था, पहले जो यही मेनिंजाइटिस हुआ हेपेटाइटिस का जो टीका होता था 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के एक-एक टीके मिलते थे स्टूडेंट, लगते थे बच्चों को। तो मैंने खुद अपने बच्चों को 50 हज़ार तक का टीका दोनों बच्चों को मैंने लगवाया है, क्योंकि उस समय क्या था, उस समय जो है टीकाकरण जो है गवर्नमेंट में नहीं प्रोवाइड था, अब तो गवर्नमेंट ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। तो हमें बात कर रही थी कि अगर किसी बच्चे को अगर मस्तिष्क ज्वर होता है और उसका वैक्सीनेशन अगर बचपन में नहीं हुआ है, तो उस दौरान उसको क्या होता है ब्रेन फीवर होने पर क्या होता है, फिर वही इंजेक्शन 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार का लगता है। यानी याद रखिए कि जो मैंने बचपन में क्या था वही टीका जो 3 हज़ार में काम करता था, आज क्या है हम उसके लिए 20 हज़ार 25 हज़ार आराम से गिन देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन बचाना है। तो वही सारी चीज़ें होती हैं कि हम अगर पहले से सब चीज़ के लिए सचेत रहे स्टूडेंट, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है नहीं हो सकती। जैसे आप प्रेगनेंसी की ही बात कर लीजिए, देखिए सब लोग चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन क्या ऐसा संभव होता है? प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है हम उस लेडीज़ को मतलब प्रॉपर उनका डाइट नहीं दे पाते हैं, उसको अच्छे से खुश नहीं रख पाते हैं और बहुत सी महिलाएँ क्या होती हैं, वो अपने आप का भी ध्यान नहीं रख पाती हैं, ठीक है? घर के लोग भी क्या है उनका केयर नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है लास्ट में ऑपरेशन की कंडीशन आती है, तो हमारे पास क्या होता है 50 हज़ार तुरंत आ जाता है ऑपरेशन की। लेकिन पहले से अगर हम उस महिला के ऊपर अगर 3 हज़ार 4 हज़ार जैसे वीकली में 2-3 दिन फल लाकर दे दिए, दूध की व्यवस्था पर डे किए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम जो ऑपरेशन का जो केस होता है वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्या है आपका माँ और बच्चा दोनों अगर स्वस्थ रहेगा तो ऑपरेशन की कंडीशन है, लेकिन हम पहले इस चीज़ को व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है फिर हमारे पास तुरंत आ जाता है। तो आप लोग भी क्या है, आप लोग को शिक्षित करने का मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग छोटी से छोटी बातों को आप लोग जानें और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करें। शिक्षा का मतलब ही यही होता है स्टूडेंट कि बहुत अच्छी-अच्छी बातों को हम अपने जीवन में उतारें, ठीक है?
आइए स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं। आपका टीएवी वैक्सीन किस रोग से रक्षा करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो टीएवी जो है वैक्सीन यानी इंजेक्शन जो है किस रोग से रक्षा करता है, तो टाइफाइड रोग से रक्षा करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका रक्तचाप नापने की इकाई है, तो आप इसका हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, स्फेग्नोमीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका माँ के शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर दूध बनता है, तो याद रखिएगा इसका भी आंसर हमने लिख दिया स्टूडेंट 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, यानी इसको हम क्या बोलते हैं 1.5 लीटर जो है एक माँ को क्या है प्रतिदिन जो है दूध बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट बायोटीन को किस विटामिन के नाम से जानते हैं, आपका ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन ए और ऑप्शन सी है विटामिन एच। याद रखिएगा स्टूडेंट जब हम डिटेल लेक्चर पढ़ा रहे थे उस समय क्लास में, तो हमने आपको बताया था कि बायोटीन जो होता है उसे हम किस विटामिन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन एच के नाम से जानते हैं। किस विटामिन के नाम से जानते हैं, विटामिन एच के नाम से जानते हैं। बायोटीन की कमी से क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जो विदेश की जो महिलाएं होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाना नहीं पसंद करती है और उनको जो है पाउडर वाला दूध पिलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें पाउडर वाले जो दूध होते हैं स्टूडेंट, तो उसमें पोषक तत्वों के साथ साथ क्या है बायोटीन की मात्रा भी कम पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता था, वहाँ पे एक शोध हुआ, तो उस समय शोध में ये पाया गया कि बायोटीन की कमी के कारण क्या हो रहा है, मतलब बच्चा जो है बिस्तर पर सोए से उसकी डेथ हो जाती थी। यानी शिशु का बिस्तर पर डेथ होना, इसका मतलब इस जो है मतलब इस सब इससे बायोटीन की कमी से ये खोजा गया स्टूडेंट कि बिस्तर पर सोए से बच्चे की मौत हो जाती। तो जब बाद में इस पर डिस्कवरी हुआ तो ये देखा गया कि नहीं, ये क्या है, मतलब उस बच्चे की मौत किस कारण हो रही है, तो देखा गया कि बायोटीन की कमी के कारण क्या हो रहा है, शिशु जो है बेड पर जो है सोए दम तोड़ देता था। तो फिर क्या हुआ, इसको भी जो है विदेशों में जागरूकता अभियान चलाया गया कि नहीं 6 मंथ तक क्या है माँ का दूध जो है एक शिशु के लिए क्या है अमृत के समान होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हम बात करते हैं फोलिक अम्ल को किस विटामिन के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि फोलिक अम्ल जो है किस विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन एम और विटामिन यू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फोलिक अम्ल तो हम ऑलरेडी जानते हैं, फोलिक अम्ल विटामिन बी6 को हम किस और नाम से जानते हैं, तो विटामिन एम और विटामिन यू के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब अब देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि बायोटीन जो है मतलब किस विटामिन का भाग है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विटामिन बी का भाग है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम क्यों कहते हैं, उसमें क्या है आपका थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, फॉलिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड है आपका, और उसके बाद वो विटामिन बी12 है, विटामिन आपका ये फॉलिक एसिड हो गया। तो ये सब मिलाकर ही क्या हुआ, इसीलिए उसको ना विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और विटामिन बी कैसा विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। विटामिन बी कैसा विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सा, ए डी ई के। ये बार बार हम आप लोग को इसलिए रिपीट करें स्टूडेंट, आप लोग को क्या हो जुबान पे एकदम रट जाए, कभी आपको कन्फ्यूज़न न हो। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि जो विटामिन होता है स्टूडेंट वो मतलब घुलनशीलता के आधार पर कितनी तरह का होता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन जो होता है घुलनशीलता के आधार पर 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और एक दूसरा क्या होता है जल में घुलनशील विटामिन, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि मैंगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता किस विटामिन के कमी से होता है, ठीक है। तो मैंगलोब्लास्टिक या मैंगालोब्लास्टिक जो रक्त अल्पता होती है, तो याद रखिएगा कि विटामिन बी6 यानी फॉलिक एसिड की कमी से होती है, या विटामिन एम या विटामिन यू कहते हैं, ठीक है। अभी बताया आपको ना स्टूडेंट कि फॉलिक एसिड को हम किस नाम से जानते हैं, तो फॉलिक एसिड को हम विटामिन एम विटामिन यू के नाम से जानते हैं। अगर ऑप्शन में फॉलिक एसिड आपको नहीं दिया है, अब विटामिन बी6 नहीं दिया है और पूछ लिया कि मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता किससे होती है, तो याद रखिएगा अगर ऑप्शन में विटामिन एम दिया है तो विटामिन एम हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट, मेरी बातों को आप ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रक्त अल्पता, सिर्फ रक्त अल्पता यानी एनीमिया सिर्फ रहेगा कि रक्त अल्पता
किस खनिज लवण की कमी से होती है। ठीक है, रक्त अल्पता किस खनिज लवण की कमी से होती है, तो याद रखिएगा कि वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लोहे के, उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा आपका कि लौह, बी ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम, सी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका जल। तो याद रखिएगा कि तब हमको क्या वहाँ विटामिन पे नहीं जाना, सिर्फ एनीमिया शब्द अगर देकर पूछेगा तब हम क्या जानेंगे, हम आयरन की कमी से बताएंगे। रक्त अल्पता जो है क्या होती है, आयरन की कमी से होती है। और वहीं पर क्या है आपका मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता, यानी मैंगलोब्लास्टिक शब्द जोड़ देगा तब हमारा क्या हो जाएगा विटामिन B6 या फॉलिक एसिड या इसी को विटामिन M या इसी को विटामिन U कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं, यानी प्रोटीन में कौन कौन से जो है एलिमेंट्स मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, कौन कौन सा आवश्यक जो है होता है। तो याद रखिएगा कि कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है। यानी ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट जो है मिलकर जो है क्या है प्रोटीन का मतलब बनाते हैं। लेकिन यहीं पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी बन सकता है। ये तो देखिए हमने आपको बोला कि आवश्यक रूप से क्या क्या होने चाहिए, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ ले कि प्रोटीन की लघुत्तम इकाई क्या है, मतलब यूनिट क्या है, किससे मतलब किसकी श्रृंखला से मिलकर आपका प्रोटीन बनता है, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि एमिनो एसिड जो होती है प्रोटीन की लघुत्तम इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन होता है, तो यहाँ पर आंसर दे दिया स्टूडेंट हमने, फाइब्रिनोजेन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा स्टूडेंट, रक्त के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के होता है। ठीक है, विटामिन के होता है, रक्त के को जमने में सहायक कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के होता है। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1934 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, 1934 ईस्वी में हुई थी। और सिर्फ विटामिन अगर पूछ दे कि विटामिन की खोज हुई थी, क्वेश्चन मेरा बातों पर भी ध्यान दीजिए, विटामिन की खोज हुई थी तो हम क्या बताएंगे 1912 ईस्वी में हुई थी। और किस वैज्ञानिक ने किया था स्टूडेंट, तो फंक ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था, फंक ने किया था। फंक ने क्या किया था, फंक ने ही क्या है विटामिन की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कार्बोज व वसा के अनुपस्थिति में ऊर्जा देता है, यानी जब हमारे बॉडी में कार्बोज और वसा की कमी हो जाती है तब उस मतलब ऊर्जा देने का कार्य कौन करने लगता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोटीन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, कुछ क्वेश्चन और रिमेन है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करने से पहले बस आप लोग मुझे भी मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे बच्चों को आप लोग ये वीडियो जो है शेयर करिए और उनको चैनल से जुड़ने का प्रयास करिए। इससे भी क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, मैं देखिए अब 2:30-3 बजे कॉलेज से आ जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए ही काम करती हूँ। 5-6 बज जाता है आप लोगों का क्लास को क्वेश्चन को एक एक लिखना, फिर उसको बाद उसको आप लोग के सामने एक्सप्लेन करना, मतलब 3-4 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो शूट करने में, जो कि 3-4 घंटे की मेहनत क्या होती है आप लोगों को हम 30 से 35 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग भी क्या करिए, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और बच्चों को क्या है जोड़ने का आप लोग प्रयास करिए स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि गर्भकालीन अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हमने डिटेल क्लास में बताया था स्टूडेंट कि गर्भकालीन अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जो है आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि गर्भकालीन अवस्था नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, यानी निम्न में कौन सा जो है गर्भकालीन अवस्था नहीं है, तो पहला अवस्था है डिंबावस्था, दूसरा अवस्था है भ्रूणावस्था, तीसरा अवस्था है गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है और चौथा क्या है आपका नवजात शिशु है। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और क्या है ये गर्भस्थ शिशु की अवस्था होगी। ठीक है, जगह नहीं था तो हमने की अवस्था नहीं लिखा है, याद रखिएगा गर्भस्थ शिशु की अवस्था। और चौथा क्या है नवजात शिशु की अवस्था। तो याद रखिएगा कि गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन का मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गर्भकालीन अवस्था बोलते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर नवजात
नवजात शिशु की अवस्था जो है ये क्या है, गर्भकालीन अवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि नवजात शिशु का जो है वो क्या हो गया, वो जन्म हो गया है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है स्टूडेंट कि जैसे हमारे दिमाग में चलता है ना कि मतलब जो एम्ब्रियो का यानी जो भ्रूण में जो धड़कन होती है वो कब स्टार्ट होती है। तो याद रखिएगा कि भ्रूण में की जो धड़कन होती है, एम्ब्रियो की जो धड़कन होती है, तो वो भ्रूणावस्था के अंत तक होते होते क्या होता है, उनका हार्ट बीट जो है चलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नवजात शिशु की अवस्था जो है क्या है, गर्भकालीन अवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखिएगा यही तीनों अवस्था जो है गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। कौन कौन सा? डिंबावस्था है, भ्रूणावस्था है और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये तीनों अवस्था मिलाकर क्या है, आपकी गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। गर्भकालीन अवस्था जो है कितने दिनों की होती है? तो ये अभी आपको कल की क्लास में बताए थे 280 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है स्टूडेंट? 280 दिनों की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि डिंबावस्था यानी द पीरियड्स ऑफ ओवम को किस नाम से जानते हैं, यानी डिंबावस्था का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, बीजावस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिंबावस्था को हम क्या बोलते हैं, बीजावस्था भी बोलते हैं। और ये जो डिंबावस्था होती है वो कितने दिनों की होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 14 दिनों की होती है, ठीक है। कितने दिनों की होती है? 14 दिनों की क्या होती है, आपकी डिंबावस्था होती है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप कैसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि डिंबावस्था कितने दिनों की होती है? तो आपका ऑप्शन में रहेगा गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह। ए ऑप्शन हो जाएगा गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह, बी ऑप्शन हो जाएगा गर्भाधान से लेकर 3 सप्ताह और सी ऑप्शन हो जाएगा गर्भाधान से लेकर 4 सप्ताह और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो है डिंबावस्था क्या होती है, गर्भाधान से लेकर 14 दिन की अवस्था होती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट 14 दिन लिख दिया, लेकिन याद रखिएगा 14 दिन को भी हम किस 2 सप्ताह का ही 14 दिन होता है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना स्टूडेंट। तो क्या है, 2 सप्ताह का क्या है, 14 दिन होता है। हाँ, तो यानी गर्भाधान से लेकर 14 दिन की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, डिंबावस्था बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो पहले से नहीं देखे तो हम यहाँ पर आज क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन आप लोग को ज़्यादा कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्या है, एकदम बिल्कुल बैठ जाए। कभी भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आप लोगों को आए तो आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बस मेरा यही हार्ड वर्क करने का बस एक ही उद्देश्य है कि मैं कर रही हूँ तो मेरे बच्चे का बस पेपर न खराब हो। मेरे जितने भी स्टूडेंट यहाँ से जुड़े हैं उनका पेपर खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से आप लोगों को एक्सप्लेन करते जा रही हूँ कि अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आए तो भी आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्न में से राष्ट्रीय संस्था है, यानी निम्न में से कौन कौन सी जो है आपकी राष्ट्रीय संस्था यानी नेशनल जो है आपकी क्या है, एजेंसी है। तो पहला ऑप्शन है ICDS, दूसरा ऑप्शन है ड्वेकरा, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय संस्था कौन कौन से, आपका ICDS भी है और ड्वेकरा भी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, यानी शरीर हमारा कैसे स्वस्थ रहे। पहला ऑप्शन है फल, ये भी सही बात है। दूसरा ऑप्शन है संतुलित आहार, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है वसा। तो याद रखिएगा कि जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं स्टूडेंट, यानी संतुलित आहार लेते हैं, तो हमारा शरीर क्या है, ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कब्ज के प्रकार है। पहला ऑप्शन है एटोनिक, दूसरा ऑप्शन है अवरोधात्मक, तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक और चौथा ऑप्शन ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमने आपको जब कब्ज पढ़ाया था स्टूडेंट, तो ये क्या थे, ये तीनों आपके प्रकार थे। ऑप्शन जो है डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस किस आयु की स्त्रियों में अधिक होता है। तो ऑप्शन ए है आपका 20 से 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 से 35 वर्ष, ऑप्शन सी है आपका 35 से 40 वर्ष और ऑप्शन डी है आपका 45 से 55 वर्ष। तो याद रखिएगा कि जो है अर्थराइटिस जो होता है वो कितने एज में होता है, तो 35 से लेकर 45 वर्ष की स्त्रियों में जो है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो क्या है, पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है अल्प भार के लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है शरीर की शक्ति का कम होना, ऑप्शन बी है शरीर की ताजगी, ऑप्शन सी है बार बार प्यास लगना और ऑप्शन डी है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि अल्प भार के लक्षण कौन सा नहीं, शरीर शक्ति का कम होना, ये भी मतलब है आपके अंतर्गत
क्या है सर, नहीं है शब्द पूछा है, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा नहीं है स्टूडेंट। तो आपका अल्प भार में क्या होता है, उन व्यक्ति को क्या होता है, अधिक प्यास भी लगती है और जो उनका जो है आपका शारीरिक शक्ति भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए यहाँ पर क्या, शरीर की ताजगी, ये अल्प भार के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अल्प भार जो है किससे संबंधित है, ठीक है। मेरी बातों को भी आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अल्प भार जो है वो किससे संबंधित है। तो आपका रहेगा आपका मतलब सुपोषण, ए ऑप्शन हो जाएगा सुपोषण, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका कुपोषण, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो अल्प भार है वो किसके अंतर्गत आता है, कुपोषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट, कुपोषण के अंतर्गत आता है। कुपोषण जो क्या क्या था आपका, एक था अति भार और दूसरा क्या था, अल्प भार, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि लाइपेज एंजाइम किस पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है स्टार्च पर, ऑप्शन बी है प्रोटीन्स पर, ऑप्शन सी है वसा पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि लाइपेज एंजाइम जो है क्या है, वसा पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है किस विटामिन के कमी के कारण घाव नहीं भरते हैं। तो ये हम आपको एकदम बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर बताए थे स्टूडेंट कि अगर विटामिन सी की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है तो क्या होता है, घाव जो होते हैं जल्दी नहीं भरते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन स्टूडेंट आप लोग डिटेल लेक्चर जितने भी विटामिन के हैं, एक बार क्या हो आप लोग जाकर प्लीज़, अगर समय है तो सिर्फ एमसीक्यू वाला सब लोग पोर्शन आप लोग देख लीजिए। विटामिन बहुत अच्छे से बहुत डीपली हमने पढ़ाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व निम्न में से क्या है। पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है वसा, और चौथा ऑप्शन है आपका खनिज व विटामिन। तो याद रखिएगा कि सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व जो होता है वो क्या होता है, खनिज और विटामिन होता है, ठीक है। कैलोरी नहीं होगा, कैलोरी क्या है आपका जो कार्बोज की यूनिट होती है, जल भी नहीं है, वसा भी नहीं है, इसलिए क्या है आपका सुरक्षात्मक माने आपका सेफ्टी के नज़र से किसको देख सकते हैं, खनिज लवण और विटामिन को। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। अब थोड़ा सा क्या हो रहा है, मुझे हरासमेंट लग रही है, तो अब मैं बाकी जो क्वेश्चन है वो कल आप लोगों को हम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ आप लोग अच्छे से मन लगा कर पढ़िए, प्रैक्टिस सेट बार बार देखिए स्टूडेंट, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। पेपर एकदम डरिए मत, पेपर बहुत अच्छा बहुत नॉर्मल ढंग से आता है। सिर्फ आप यही सारा क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, आप लोग की तैयारी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से 2-3 बार आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग का क्या हो, कॉन्सेप्ट अच्छा से हो जाए। और अगर आपके पास समय है तो कुछ अगर कहीं भी डाउट्स है तो आप क्या है, पिछला वीडियो जाकर क्लास वाला जो है आपका प्लेलिस्ट के जरिए वहाँ से आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और अगर कहीं अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप क्वेश्चन मतलब अच्छे से हिंदी में ही टाइप करके आप भेजिए, हम आपको क्या है जवाब दे देंगे। हम ये नहीं है कोई ज़रूरी कि आप इंग्लिश में टाइप करिए, हिंदी में टाइप करके भेजिए, हम आपको क्या है आंसर तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में। मैं बार बार कह रही स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है आप एक बार जुड़ जाएंगे तो आप 6 सेमेस्टर यहाँ फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पे स्टडी आप करेंगे। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में।